और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई के लोअर वेस्ट परेल में इस वक्त एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी है और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। मौके पर दमकल की 9 गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन वहां पर अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो बड़ी खबर मुंबई से है। लोअर वेस्ट परेल में यह बिल्डिंग है, टाइम्स टावर बिल्डिंग है। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और टाइम्स टावर में जो आग लगी है इसे बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। मौके पर इस वक्त दमकल की 9 गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। क्या कारण रहा अभी ये साफ नहीं, लेकिन आप देखिए ये बहुमंजिला इमारत है और किस तरीके से यहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश की जा रही है फायर फाइटर्स की तरफ से कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है। चुनौती बड़ी है क्योंकि जिस तरीके से ऊंची इमारत है इस पर जल्द से जल्द आग पर काबू पाना भी जरूरी है। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या आग पर काबू पाया जा सका है? राजेश, बताई जा रही है और ये कॉमर्शियल है, किस वजह से आग लगी है इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कौन सी सजा कर सकता है। लेकिन जहाँ जिस परिसर में जो कमला कंपाउंड है, साथ ही वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इमारत है और वहाँ पर तमाम रेस्टोरेंट है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, दफ्तर है। तो किस वजह से आग लगी? बिल्कुल राजेश, नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने की, जानकारी और अपडेट देने के लिए। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुंबई में ये टाइम्स बिल्डिंग है जिसमें भीषण आग लगी है। टाइम्स टावर नाम इसका। मुंबई के लोअर परेल वेस्ट में बिल्डिंग है। मौके पर दमकल की 9 गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से राजेश बता रहे थे कि आसपास भी कई इमारतें हैं, ऐसे में इस पर जल्द से जल्द काबू पाना बेहद जरूरी है। आप देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार इससे धुआं निकल रहा है और आग बढ़ रही है। यही वजह है कि फायर फाइटर्स की एक बड़ी टीम यहां पर मौजूद है। 9 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए। और इस वक्त बड़ी खबर कोलकाता से भी है, जहां पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से करप्शन की तस्वीर सामने आई थी उसको लेकर ईडी का इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ईडी की छापेमारी चल रही है और जो जानकारी मिल रही है, पश्चिम बंगाल में इस वक्त 5 से 6 जगहों पर ईडी की ताबड़तोड़ रेड जारी है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। संदीप घोष के जो ठिकाने हैं वहां पर छापा पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ आरजीकर के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी भी रेड के दायरे में है। तो बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां पर ईडी की रेड इस वक्त चल रही है। और हावड़ा की बात करें, कोलकाता की बात करें, कुल मिलाकर 5 से 6 ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त ईडी की रेड जारी है। और जो पूरा मामला है वो है आरजीकर में करप्शन को लेकर, जिसे लेकर ईडी ने एफआईआर दर्ज की थी और उसी मामले को लेकर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। पश्चिम बंगाल में 5 से 6 जगहों पर इस वक्त ईडी की रेड जारी है। इनमें पूर्व प्रिंसिपल जो हैं आरजीकर के संदीप घोष, उनका घर भी है। साथ ही साथ आरजीकर के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी के ठिकानों पर भी रेड ईडी की इस वक्त जारी है। और मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या जानकारी मिल रही ईडी रेड को लेकर? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ तो सीबीआई इस मामले की जांच कर ही रही है, साथ ही साथ ईडी की इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी है। करीब 5 से 6 जगह पर ईडी जो है वो कोलकाता में रेड जाती है, जिसमें संदीप घोष का तो घर शामिल है। साथ ही साथ जो एक अस्पताल का डेटा एंट्री ऑपरेटर था प्रसून चटर्जी, उसके यहाँ पर भी ईडी की रेड है। इसके अलावा जो जिन लोगों के यहाँ पर रेड हो रही है वो सभी संदीप घोष के करीबी बताए जा रहे हैं। पहले ये मामला सीबीआई ने दर्ज किया था करप्शन का, उसके बाद अब मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है वो ईडी कर रही है। और यही वजह है कि आज सुबह करीब 6 बजे ईडी की जो टीमें थी वो कलकत्ता में पहुंची और वहां पर लगातार रेड का सिलसिला है वो ईडी का अभी जारी है। जी, बहुत शुक्रिया मनोज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। पश्चिम बंगाल सरकार जिस तरीके से रेप को लेकर सख्त सजा वाला प्रावधान लेकर आई थी अपराजिता बिल को लेकर, उसे राज्यपाल ने रोक दिया है। यह बड़ी खबर है। कोलकाता कांड के बाद अपराजिता बिल आया था। गवर्नर ने ममता सरकार से बिल की तकनीकी रिपोर्ट मांग ली है। राज्यपाल ने ममता सरकार को फटकार भी लगाई है और गवर्नर ने कहा है कि मुझे टेक्निकल रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पास एंटी रेप बिल को राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने फिलहाल रोक दिया है।
गवर्नर ने ममता सरकार से अपराजिता बिल की तकनीकी रिपोर्ट मांगी है। विधानसभा में एंटी रेप बिल पास होने के बाद राज्यपाल को भेजा गया था। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़िता के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिनों के भीतर फांसी की सजा होगी। बीजेपी ने भी बिल का समर्थन किया है। और एक और बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। दरअसल आर्जिकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जिस तरीके से पूरा करप्शन का मामला सामने आया था, इसको लेकर संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका यह है कि सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। आर्जिकर अस्पताल भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में घोष ने खुद को पक्षकार बनाने की मांग की थी। भ्रष्टाचार के मामले में घोष की गिरफ्तारी हुई है और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष रहे हैं। फिलहाल वो सीबीआई की कस्टडी में हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल संदीप घोष की याचिका पर आज सुनवाई होगी। संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट से रेप की घटना को भ्रष्टाचार के आरोपों से जोड़ने वाली हाईकोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग की है। उधर डॉक्टर से रेप मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए संजय रॉय को भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा की सियासी हलचल की। बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां पर आज विनेश फोगाट और बजरंग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। जानकारी यह मिल रही है कि विनेश चुनाव लड़ेंगी, वहीं बजरंग कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। इन सब के बीच बादली के जो एमएलए हैं, उनको बड़ी राहत मिली है। उनके टिकट से खतरा टल गया है। कुलदीप वत्स के लिए खतरा टला, क्योंकि बादली से बजरंग के लड़ने की अटकलें थी। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि बजरंग कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट आज कांग्रेस में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक विनेश चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं बजरंग कांग्रेस के लिए पूरे हरियाणा चुनाव में प्रचार करेंगे। विनेश को चरखी दादरी सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बुधवार को ही विनेश और बजरंग ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। बजरंग और विनेश दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस इनके जरिए अपने जाट वोट पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहेगी। तो हरियाणा में सियासी समीकरण दल बैठा रहे, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी ने तो अपना टिकट जारी कर दिया, पर कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार है। और इसी को लेकर आज शाम एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के सीसी की होने जा रही है और सांसदों से उम्मीदवारों पर राय ली गई है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर भी अभी कोई फैसला नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि हरियाणा के लिए जो पहली लिस्ट कांग्रेस की होगी, उस पर आज शाम 5 बजे की बैठक में कुछ तस्वीर साफ हो सकती है। कांग्रेस आज हरियाणा में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। गुरुवार को टिकट फाइनल करने के लिए कांग्रेस सब कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सांसदों और हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से राय ली गई। कोई ऐसी बात नहीं है कि कौन से क्लियर हो गए हैं या नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आप 90 की 90 पर अपना व्यू दे सकते हैं। आज शाम 5 बजे होने वाली कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लग सकती है। तो कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट पर मंथन करेगी, लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट पर अपने दल के अंदर ही बवाल हो गया है और वहां पर बगावती तेवर दिख रहे हैं। और इस बगावत के बीच इस्तीफों का दौर भी जारी है। इन सब के बीच पहली लिस्ट जारी होने के बाद रणजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। रणजीत निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं लक्ष्मण नापा कांग्रेस में शामिल हो गए। करणदेव कंबोज ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उनको मनाने के लिए सीएम सैनी पहुंचे और बगावती जो नेता हैं, उनका सिलसिला बीजेपी में बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद टिकट न मिलने से नाराज नेताओं ने बगावती रुख अपना लिया है। किसान परिवार है, उनका ये निर्णय है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ूंगा। मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा ये डिसीजन जो है ना आपका गलत है, कार नहीं करेंगे। सीएम सैनी पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज को मनाने उनके गांव पहुंचे, लेकिन टिकट कटने से नाराज कंबोज ने सीएम से हाथ तक नहीं मिलाया। ऐन चुनाव के मौके पर बीजेपी में बगावत हो रही है और ऐसे में विपक्ष को मौका मिल गया है। विपक्ष ने सीधा हमला बीजेपी पर बोल दिया है, बीजेपी संगठन पर बोल दिया है। जेजेपी ने कहा है कि संगठन और विधायक कमजोर है बीजेपी की। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी में भगदड़ मची है और पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है।
बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद जहां एक के बाद एक बीजेपी नेता बगावती सुर अपना रहे हैं, वहीं विपक्षी नेता इस पर बीजेपी को जमकर घेर रहे हैं। जो है लिस्ट के बाद भाजपा की जितनी सीट पहले दिखा रहे थे और ज़्यादा लुढ़कती जा रही हैं। हरियाणा से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। आज पता चल गया कि बीजेपी तो बुलबुला था, उनका तो संगठन भी कमजोर था, विधायक भी कमजोर थे, इसलिए तो सैकड़ों की तादाद में लोग उन्हें छोड़ दिए। और चलिए बात कर लेते हैं बृजभूषण शरण सिंह की, जो एक बार फिर से भावुक हो गए। स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर बृजभूषण शरण सिंह भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मेरी छवि खराब करने के लिए मेरे खिलाफ साजिश रची है, मुझे बदनाम किया गया है। और ये कहते हुए बृजभूषण शरण सिंह एक कार्यक्रम में भावुक हो गए। इससे पहले भी वो कई बार मंच पर भावुक होते नजर आए हैं। WFI के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गोंडा में एक स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होते ही मंच पर बैठे बृजभूषण अचानक भावुक हो उठे। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह जब मंच पर आए तो कांग्रेस पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा। और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की। इसके लिए घोषणा पत्र बीजेपी को जारी करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं और इन सब के बीच वहां पर अमित शाह घोषणा पत्र का ऐलान करेंगे। आज से 2 दिन के जम्मू दौरे पर शाह हैं। आज आरएसएस बीजेपी के नेताओं से मुलाकात भी होगी और कल उनकी जम्मू में चुनावी सभा है, तो यहां पर भी चुनावी दम पूरी ताकत के साथ बीजेपी लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए प्रचार की शुरुआत करेंगे। शाह अपने 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे में आज शाम 4 बजे बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। शाम 6 बजे आरएसएस के नेताओं के साथ बैठक होगी। इसके साथ ही शाह शनिवार को बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करने के बाद जम्मू में एक रैली को संबोधित करेंगे। यूपी में भी चुनावी राजनीति जो है, जो सियासत है वो गरमाई हुई है। खासतौर से बीजेपी की बात करें तो कल से टेंशन बढ़ी हुई है। अपर्णा यादव नाराज बताई जा रही हैं। दरअसल उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया और इसके बाद से माना जा रहा है कि वो नाराज हैं। वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगी। पार्टी से नाराज बताई जा रही है अपर्णा। और इन सब के बीच बीजेपी के जो नेता है उनका बयान भी आ रहा है कि अगर वो नाराज हैं तो वो शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात रख सकती है। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाई गई अपर्णा यादव दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। अपर्णा ने चुप्पी साध रखी है, जिससे माना जा रहा है कि वो इस फैसले से नाखुश हैं। खबरों के मुताबिक अपर्णा के लिए ये पद उनके कद को छोटा किए जाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। उधर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि अगर अपर्णा को लगता है कि सम्मान नहीं मिला तो वो शीर्ष नेतृत्व के सामने बात रखें। लगता है कि मुझे उचित सम्मान नहीं मिला, बात करेंगे, बात रखी जाएगी। और अब बात करते हैं उस खबर की जो इंसान की इंसानियत पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर देती है। उज्जैन में एक महिला का रेप होता रहा और लोग बचाने के बजाय वीडियो बनाते रहे। ये बेहद शर्मनाक खबर आई है उज्जैन से, जहां पर एक महिला का रेप हो रहा था लेकिन लोग वीडियो बना रहे थे। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है, सियासी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें क्या अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ। धर्मनगरी उज्जैन से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां दिन दहाड़े खुली सड़क पर एक भिक्षुक महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोग महिला की मदद करने के बजाय वीडियो बनाते रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं इस मामले में अब राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस मोहन यादव सरकार को कानून व्यवस्था पर घेर रही है। बात अब हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। शिमला में जिस तरीके से मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है उसको लेकर आज प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर अलर्ट है, क्योंकि आज जुमे की नमाज है और इसी के मद्देनजर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर लगाई गई है। कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दरअसल संजौली मस्जिद को लेकर जो बवाल चल रहा है उसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। सीएम ने कहा है कि कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन जुमे की नमाज है इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है।
शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर हो रहे विरोध के बीच आज प्रशासन चौकन्ना है, क्योंकि जुम्मे की नमाज है। अधिकारी नहीं चाहते कि कानून व्यवस्था खराब हो। विपक्ष संजौली मामले को तूल दे रहा है, तो वहीं सीएम का कहना है कि सरकार मुस्तैद है। स्कूली प्रोटेस्ट हो वो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत उनको नहीं है। कार्यवाही होनी चाहिए, बस इतना विषय है। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर के हो रही है कि सरकार रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, वो जो उचित है। स्टॉक मार्केट में निवेशकों की तादाद देश में लगातार बढ़ रही है। भारत में कुल डीमैट अकाउंट की संख्या ने अगस्त में पहली बार 17 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अगस्त में कुल 82.3 लाख नए डीमैट अकाउंट खोले गए हैं, जिससे कुल संख्या 17.11 करोड़ हो गई है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ये संख्या रूस, मैक्सिको और जापान की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। अदानी ग्रुप अगले 3 से 4 सालों में रिटेल निवेशकों से 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट बना रहा है। अदानी ग्रुप का मानना है कि इन पैसों से फंड के सोर्स में वैरायटी लाई जा सकती है और रिस्क कम किया जा सकता है। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 10 रुपए की इक्विटी शेयर पर 1:1 के रेशो में बोनस शेयरों को मंजूरी दे दी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूरोपियन क्लाइमेट एजेंसी ने बड़ा दावा किया है, इस साल पृथ्वी पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है। इस साल पृथ्वी सबसे ज्यादा गर्म रही है और न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से खबर है। वैसे भी दुनिया भर में जो तापमान बढ़ रहा है, इसको लेकर जो वैज्ञानिक है वो चिंतित रहते हैं, लेकिन परेशान करने वाली खबर यह है कि इसका दायरा बढ़ रहा है। यूरोपियन क्लाइमेट एजेंसी ने दावा किया है कि इस साल पृथ्वी पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है। इस साल पृथ्वी सबसे ज्यादा गर्म रही है। न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से यह खबर सामने आई है। और मुंबई से अब बड़ी खबर आपको बता दें और अपडेट ये है कि मुंबई लोअर परेल वेस्ट में बिल्डिंग में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। अंदर किसी के फंसे होने की खबर नहीं है। आपको बता दें कि आज सुबह 6:30 बजे टाइम्स टावर बिल्डिंग में आग लगी थी। इसकी सूचना मिली थी, इसके बाद दमकल को जानकारी दी गई। 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश की और अब आग पर काबू पा लिया गया है। और इस बिल्डिंग में कई कंपनियों के दफ्तर हैं, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। जब बिल्डिंग में आग लगी उस वक्त किस तरीके के जो हालात है वहां पर पैदा हो गए थे, इन तस्वीरों से आप समझिए। भीषण आग लगी थी, जिसके बाद दमकल की गाड़ी को सूचना दी गई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और अब आग पर काबू पा लिया गया है। सुबह का वक्त था क्योंकि कई ऑफिस इसमें मौजूद है और अब भी ये जानकारी मिल रही है कि किसी के फंसे होने की कोई सूचना नहीं है, कोई हताहत नहीं हुई है और समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद 9 गाड़ियां बुलाई गई दमकल की और उसके बाद आग पर काबू पाया गया है। राजेश त्रिपाठी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। राजेश, अब तक क्या स्थिति है वहां पर और क्या अभी तक ये पता लग पाया है कि कैसे ये आग लगी थी? जी नहीं, अभी ये नहीं पता लग पाया है कि आग किस वजह से लगी है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा धुआं है, इसलिए जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं उन्हें जो है दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन आग पर काबू पाया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरह से फायर ब्रिगेड के जवान अभी भी उस फ्लोर पे जहां पर सबसे ज़्यादा आग की लपटें आ रही थी वहां पर आपको तस्वीरें दिख रही होंगी। जो ये बहुमंजिला इमारत है, इसके शीशे को तोड़ दिया गया है, क्योंकि जो अंदर धुआं भर गया है उसे निकालने की ज़रूरत है और उसी पर पहले काम किया जा रहा है फायर ब्रिगेड के जवानों की तरफ से। अभी हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि अंदर इतना ज़्यादा धुआं है कि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आग लगी कहाँ थी, कैसे लगी थी, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है। आग पर काबू पा लिया गया है, अंदर किसी के फंसने की खबर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो जगह है ना, बहुत ही बहुमंजिला इमारतों की जगह है और बहुत ही, अगर यहाँ पर ये हादसा होता तो काफ़ी बड़ा ये हादसा है। सवेरे सुबह आप देखिए कि यहाँ की बिल्डिंगें देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी, जो मुंबई की सबसे बड़ी बहुमंजिला इमारतें कही जाती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इसी कंपाउंड में। और दिन के वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत सारे कॉमर्शियल दफ्तर हैं, रेस्टोरेंट है। तो ये जो टाइम्स टावर नाम की ये बिल्डिंग है, यहाँ पर जो आग लगी है इस पर लगातार फायर ब्रिगेड के जवान जो है काम कर रहे हैं, काबू पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है उनको, ये दिक्कत ये है कि अंदर धुआं बहुत भर गया है। धुआं की वजह बिल्कुल, से लेकिन राजेश, राहत की बात यह है कि वक्त समझ में रहते नहीं आ आग रहा पर है कि काबू पा लिया गया और एक बड़ी घटना को होने से रोक दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।